कि सूर्य के प्रकाश से गर्मी प्राप्त हुई है वो वापस एटमॉस्फेयर में चली जाएगी और जैसे ही सूर्य का प्रकाश जाएगा हमारी पृथ्वी हमारे हिस्से पे वापस भयानक ठंडक हो जाएगी, शायद बर्फ जम जाएगी। तो उससे बचाने के लिए कुछ मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड और इस तरह की गैसेस होती हैं। इनका काम क्या होता है कि जो सूर्य के प्रकाश से जो गर्मी पैदा हो रही है पृथ्वी पे उस गर्मी को ट्रैप कर लेते हैं थोड़े देर के लिए। जैसे बहुत ठंड लगती है हमको तो हम लोग कंबल ओढ़ लेते हैं, और ज़्यादा ठंड लगी तो एक और कंबल ओढ़ लिया। तो कंबल का काम क्या होता है कि हमारे शरीर से जो गर्मी उत्पन्न हो रही है उसको बाहर जाने से रोकने का काम करता है। तो इसी प्रकार से ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये पृथ्वी को गर्म रखने में मदद करता है। सूर्य के प्रकाश से जो गर्मी आती है वो गर्मी को ट्रैप कर लेता है अपने में, और इस प्रकार पृथ्वी का वातावरण इतना गर्म बना रहता है कि यहाँ पर जीवन संभव हो पाता है जो दूसरे ग्रहों पे नहीं हो पाता। ठीक है। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसकी मात्रा प्रकृति ने निर्धारित कर दी थी हजारों हजार साल से। हम बहुत सारी गतिविधियां ऐसी कर रहे हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जा रही है। और जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जा रही है तो मतलब क्या हो रहा है कि जहां हम एक कंबल ओढ़ के सोना चाहिए हम लोग दो कंबल ओढ़ के सो गई पृथ्वी। डबल हो गया ना, हीट ट्रैपिंग का सिस्टम डबल हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड जितना था उससे कई गुना बढ़ा दिया हमने। तो हीट को, पृथ्वी की जो गर्मी है उसको रोक के रखने का जो काम था वो ज्यादा बढ़ गया। अब जब ज्यादा बढ़ गया तो गर्मी ज्यादा ट्रैप होने लगी तो गर्मी बढ़ गई। तो इसको हमने नाम दिया ग्लोबल वार्मिंग। ठीक। अब इसीलिए हर जगह कहा जाता है, आप लोगों ने बहुत सारे शब्द पढ़े होंगे। आप लोग कहाँ के वैसे स्टूडेंट थे? पूरे अलग अलग डिपार्टमेंट है। तो आप लोगों ने डेफिनेटली पढ़ा होगा एक शब्द होता है नेट जीरो, कार्बन न्यूट्रल। ये शब्द आपने पढ़े होंगे। अगर किसी वजह से नहीं पढ़ पाए हो तो आप जाके देखिए, क्योंकि आगे जब आप किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में जाएंगे या कहीं बात करेंगे तो इन्हीं विषयों पे आजकल बात हो रही है, क्लाइमेट चेंज की। तो ये जो नेट जीरो है या ये जो लक्ष्य रखे गए हैं क्लाइमेट चेंज के, इसमें ये रखा गया है कि हमको कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन कम से कम करना है। ऐसी गतिविधियां अपनाना है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन कम हो सके। अब हमारे देश की हम बात करें या ऐसे हमारे जैसे दूसरे विकासशील देशों की बात करें या इवन विकसित देशों की बात करें, तो हमारी आज जो हम किसी देश को विकसित क्यों कहते हैं? बहुत सारी चीजें क्या होती हैं कि हम लोग सिर्फ अखबारों में पढ़ते हैं लेकिन उसके पीछे की सच्चाई हमको पता नहीं है। आपको मालूम है किसी देश को विकसित देश कहने का या किसी देश को विकासशील देश कहने का या किसी देश को अविकसित देश कहने का या पिछड़ा देश कहने का विश्व का क्राइटेरिया क्या है? एजुकेशन बहुत नीचे है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी बहुत नीचे है। हेल्थ भी बहुत नीचे है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स सबसे बड़ा इंडिकेटर है किसी देश को विकसित कहने का, वो कितनी एनर्जी यूज करता है, कितनी एनर्जी यूज करता है। तो जो देश सबसे ज्यादा एनर्जी यूज करता है वो विकसित देश कहलाता है, क्योंकि वो हर चीज के लिए एनर्जी चाहिए उसको। और जहाँ पे एनर्जी की जरूरत नहीं है, जहाँ बिजली नहीं है, पानी नहीं है, वहाँ बिजली नहीं चाहिए, तो वो विकसित देश कहलाता है। और ये जो एनर्जी, इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी, हमारा मेजर जो फोकस है इलेक्ट्रिसिटी पे। तो आपको मालूम है इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होती है हमारे देश में? एक अब इंजीनियरिंग के छात्र होंगे ना तो मेरे लिए आसान हो जाएगा। बिजली कैसे चलती है? वो टरबाइन घूमता है ना, टरबाइन घूमता है। तो वो जैसे साइकिल में भी लगा देते थे हम लोग छोटे थे, तो साइकिल में लाइट आता था लगाने का, उसका व्हील के साथ वो व्हील अटैच होता था। जब लाइट जलती थी तो बैटरी घूमने लगती थी। तो कौन सा नियम होता है? फैराडे का होता है कि जिससे बिजली पैदा होती है। तो सिर्फ जो झगड़ा बिजली पैदा करने का वो क्या है? टरबाइन को घुमाना है। अब टरबाइन को कैसे घुमाया जाए कि बिजली पैदा हो जाए? जो मैग्नेट लगे हैं उनके उसके आसपास जब वो घूमेगा तो उससे बिजली पैदा हो जाएगी। जो वायर का कॉइल बनी हुई है उसमें बिजली दौड़ने लगेगी। ऐसी कुछ होता है, मुझे पता नहीं, बायोलॉजी का स्टूडेंट। तो वो जो टरबाइन को घुमाना है वो मुख्य समस्या है। अब टरबाइन को घुमाने के लिए क्या चाहिए हमको? फोर्स चाहिए। तो एक तरीका तो ये है कि हमारे एनएसएस के 4 स्वयंसेवक जाएं और उसको घुमाएं हाथ से, तो
बिजली पैदा होगी तो कुछ भोपाल को मिलेगी, कुछ भोजपुर को मिलेगी। क्या ये पॉसिबल है? नो सर। तो फिर टरबाइन को घुमाने के लिए नई नई खोज शुरू हुई कि टरबाइन को घुमाया कैसे जाए कि बिजली पैदा हो जाए। तो जब स्टीम इंजन बना, किसने बनाया था स्टीम इंजन? स्टीम इंजन तो आप लोगों की जनरेशन ने शायद देखा नहीं होगा, जो रेलवे का स्टीम इंजन होता है। किसी ने प्रयोग किया था चाय की केटली में? अच्छा, जेम्स वाट का नाम सुना है? तो एक प्रयोग उन्होंने किया, चाय बना रहे थे तो चाय की केटली की चोंच होती है ना, उसमें से बहुत तेजी से भाप निकल रही थी। तो उन्हें लगा कि इतनी तेजी से जो भाप निकल रही है, ये भाप का कुछ उपयोग किया जा सकता है। तो उन्होंने वो जो ऐसी कागज की फिरकी बना के उसके आगे घुमाई तो तेजी से घूमने लगी। तो उन्होंने कहा इससे तो कुछ गाड़ी भी चल सकती है। तो उन्होंने फिर इंजन का आविष्कार किया और भाप से इंजन चलने लगे। तो होता क्या था कि आप पानी गर्म करिए, पानी से भाप बनाइए, भाप जब तेजी से निकलेगी तो वो इतने स्टीम में पावर रहेगा कि वो किसी भी व्हील को घुमा सकती है। तो इस तरीके से उन्होंने टरबाइन घुमाने के लिए पानी को गर्म करके स्टीम का उपयोग करना शुरू किया। अब स्टीम कहाँ से चाहिए? पानी गर्म करना है तो पानी कैसे गर्म करोगे? सोलर वाला भी सिस्टम नहीं था आज से 100 साल पहले, 150 साल पहले। तो पानी गर्म करने के लिए कोयला जलाना शुरू किया, कोयला जमीन से खोदना शुरू किया। तो अब देखिए पर्यावरण को दोहरा नुकसान। पहले तो जहां से कोयला खोदा वहां के पूरा जंगल वंगल सब खत्म, खदान के आसपास के। और बंद पंखा भी अपनी तरफ हो तो एहसास रहता है। तो उन्होंने कोयला जमीन से निकाला, वो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया। फिर कोयला जलाया, क्यों जलाया? क्योंकि स्टीम चाहिए थी, भाप चाहिए, पानी वाष्प चाहिए जिससे कि आपको टरबाइन घुमाना। तो जब कोयला जलाया तो उसमें सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकल के एटमॉस्फेयर में गई। तो सबसे ज्यादा अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड किस चीज से जनरेट कर रहे हैं? बिजली बनाने में। और 80% जो बिजली है पूरे विश्व की वो थर्मल पावर प्लांट यही होते हैं। जो थर्मल पावर प्लांट मतलब कि जो स्टीम से जो चलते हैं। और स्टीम बनाने के लिए पानी का उपयोग होता है, पानी को गर्म करने के लिए कोयले का उपयोग होता है, और कोयला कोयले की खदानों से आता है। छोटा छोटा गणित है, ये हमको समझना पड़ेगा कि एक बार अगर हमने पंखा चलाया तो आपका सीधा कनेक्शन कहाँ तक चलना चाहिए? उस कोयले की खदान तक जहाँ से कोयला निकला है, टरबाइन में जला है, वहाँ से टरबाइन घूमी है, उसके बाद आपको बिजली मिली। तो 80% जो बिजली है वो हमारा कोयला जलाने से, भाप बनने से, टरबाइन घूमने से पैदा होती है। बाकी जो थोड़ी मोड़ी है वो आजकल सोलर लाइट्स, सोलर पैनल्स बन गई हैं, विंड एनर्जी हो गई है। और एक और महत्वपूर्ण है हाइड्रो पावर। हाइड्रो पावर में टरबाइन को घुमाने के लिए पानी तेज धार से छोड़ा जाता है। तो बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे बांध बनाए जाते हैं, वो बांधों से जब तेजी से पानी नीचे आता है तो वो टरबाइन को घुमाता है और वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी वहां भी जनरेट होती है। तो पूरा झगड़ा जो है टरबाइन को घुमाने का। अब हवा से घुमा दो आप विंड एनर्जी में। सिर्फ सोलर ऐसा है सिस्टम जिसमें आपको टरबाइन घुमाने की जरूरत नहीं, बाकी सब चीजों में टरबाइन घुमा। तो टरबाइन घुमाने के लिए आपने कोयले का इस्तेमाल किया, कोयला जलाया, भाप बनाई। तो इसीलिए हम कहते हैं सब जगह जो संदेश जाता है वो ये जाता है कि आप बिजली का उपयोग अगर कम करेंगे तो बिजली के उत्पादन में जो कोयला जल रहा है वो कोयले में के जलाने में कमी आएगी। बहुत सारी इंडस्ट्रीज में भी ये यूज होता है, बॉयलर्स वगैरह में कोयला जलाया जाता है, बॉयलर्स में पानी गर्म करने के लिए। वहां भी इसी कोयले की जो धुआं निकलता है उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो वहां से भी हमको, अब फैक्ट्री से हम कैसे कम कर सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन? सर चिमनी की हाइट बढ़ा देंगे। चिमनी की हाइट बढ़ा देंगे, बहुत बढ़िया। तो हाइट बढ़ा देंगे तो क्या चांद पे पहुंच जाएगा? सर वो जो हवा वाली जो लेयर है उसके ऊपर उसको हाइट बढ़ाने से भी कम होगा। अच्छा, एटमॉस्फेयर में जिस लेवल पे कार्बन डाइऑक्साइड है ना उससे ऊपर तो जा ही नहीं सकता, कोई चिमनी नहीं जा सकती। बस ये कि हमारे जो सांस में आ जाती है पार्टिकल्स वो बच सकते हैं, बस कार्बन डाइऑक्साइड तो जाएगी। और कोई तरीका, कोई अच्छा रचनात्मक तरीका बताओ जिससे कि इंडस्ट्री से निकलने वाले कार्बन डाइऑक्साइड को कम किया जा सके।
सब चिमनी पे ही क्यों जा रहे हैं? हैं? कम उपयोग करें। बहुत एक बार ताली बजाओ सब। बहुत बढ़िया। तो हम चिमनी के बजाय ऐसा कुछ करें कि चिमनी लगाने की जरूरत ना पड़े। हम उपयोग चीज़ों का ऐसा करें कि एक बार में उस चीज़ का मैक्सिमम उपयोग करें। ठीक है। अभी ये बताओ कि आप सबके पास मोबाइल फोन है। पहला मोबाइल फोन कब लिया था? हैं? मतलब कितने साल हो गए? 4 साल। 4 साल हो गए। ठीक। 4 साल में कितने मोबाइल बदले? एक। तो ऐसी चीजें अभी क्या हो रहा है कि एक एक नया ट्रेंड चल रहा है। मैं कुछ छोटी छोटी बातें कर रहा हूँ आपसे जो सामान्य तौर पे हमारे सामने नहीं आती। अभी एक नया ट्रेंड चल रहा है, वो ये ट्रेंड है कि जो यूज्ड चीज़ें हैं उनका हम उपयोग करें, उसको हम रीयूज करें या उसको हम अप स्केलिंग करें। और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में भी चल रहा है। उसमें आप अभी सर्च करोगे, जब आप अमेजन वगैरह पे सर्च करते हो ना, तो आप सर्च करिए रिफर्बिश्ड मोबाइल। एप्पल ने एक बहुत बड़ा अभियान अभी चलाया है कि एप्पल के साथ 2 समस्याएं आ गई थी। एक तो ये आ गया था कि उसके काफ़ी महंगे मोबाइल्स होते हैं, तो कहते थे कि सबसे ज़्यादा पर्यावरण को नुकसान एप्पल पहुंचा रहा है। और दूसरी चीज़ थी कि भारत जैसे देश में एप्पल के फ़ोन अफोर्डेबल भी नहीं हो पाते थे, बहुत महंगे। शुरू जब आईफोन 13 आया, मैंने भी सोचा एक बार पूछ तो लेता हूँ कीमत कितनी है। तो 1 महीने की सैलरी के बराबर कीमत थी उसकी। तो ये हुआ कि इस तरह के यूज़ करना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा मत यूज़ करो, एप्पल यूज़ करो, अच्छा फ़ोन है। तो वो जो महंगे फ़ोन हैं उनकी खर्चे कम करने के लिए और पर्यावरण की समस्या से निपटने के लिए एप्पल ने अभी एक स्कीम चलाई है कि रिफर्बिश्ड मोबाइल फ़ोन्स को ऐसे मार्केट्स में, ऐसे कंट्रीज़ में भेज रहे हैं जहाँ पे लोगों की खरीदने की क्षमता कम है। तो रिफर्बिश्ड में क्या होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो 6 महीने 1 साल से ज़्यादा मोबाइल नहीं चलाते, बदल लेते हैं और मोबाइल अच्छी हालत में होता है। अभी भी हम लोग एक्सचेंज करते हैं, मोबाइल एक्सचेंज में जाता है ना, 8-10 हज़ार रुपये उसमें से कम हो जाते हैं अगर अच्छी हालत में। तो वो मोबाइल कहाँ जाता है? वो या तो उसके पार्ट्स यूज़ होते हैं, या अगर अच्छी हालत में तो रिफर्बिश होके दोबारा मार्केट में आ जाता है। आप लोगों ने देखा होगा अपने विश्वविद्यालय के आसपास बहुत सारे सेकंड हैंड कार के वो शोरूम खुल गए। वो भी आजकल बहुत फैशन में, ट्रू वैल्यू और ऐसा सब चीज़ें। वो इसलिए कि अगर हम, वो कोई छोटी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ा इशू है कि अगर हम चीज़ों को दोबारा उपयोग करना सीख लें, अगर हम पुरानी चीज़ों को फिर से उपयोग करना सीख लें, तो पर्यावरण की आधी समस्याओं का हम हल निकाल सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? ये नई चीज़ लेना, लेटेस्ट चीज़ लेना, ये इसका कलर क्रोम ब्लू, कौन सा कलर आता है, क्रोमियम ब्लू कलर लेना मोबाइल, ये सब क्या है? ये हमारी माइंडसेट है, हमारी मनस्थिति। आपका माइंडसेट ये है कि आप इतनी गर्मी में भी अनुशासित रूप से शांति से बैठे हो, आपका माइंडसेट है। बहुत सारे आपके एज के बहुत सारे लोगों का माइंडसेट नहीं है, वो पता नहीं क्या कर रहे होंगे इस वक्त। तो हमारा माइंडसेट है जो हमको किसी एक डायरेक्शन में लेके जाता है। ये भी हमारा माइंडसेट है कि हमको नई चीज़ चाहिए, हम सेकेंड हैंड चीज़ क्यों खरीदेंगे, पुराना सामान क्यों इस्तेमाल करेंगे, ये हमारा माइंडसेट है। इस माइंडसेट को हम जब तक नहीं बदलेंगे तब तक हम पर्यावरण की बहुत सारी समस्याओं से निजात पाना हमारे लिए मुश्किल होगा। एक समय था, एक और प्लास्टिक की बात शुरू हुई थी, एक और समय था कि जब हम लोग मार्केट जाते थे, छोटे बच्चे थे, तो आप अपने पेरेंट्स से पूछेंगे, मेरी उम्र के होंगे, तो मार्केट जाते थे तो घर से एक थैली लेके जाते थे और हर घर में एक लकड़ी की खुटी होती थी, उस पर 4-5 अलग अलग साइज के थैले टंगे होते थे। और वो थैले किससे बने होते थे? वो पिताजी के पुराने पैंट से, जो बिल्कुल पहनने लायक नहीं बचा तो उसको सिल के झोला बना देते थे उससे। मतलब चीज़ें रिसाइकिल हो रही थी। और वो झोला लेके हम मार्केट जाते थे और उसी झोले में सामान भर के लाते थे। धीरे धीरे 20-25 साल में समय बदला, हमारा माइंडसेट बदला। उसके बाद उस कपड़े के झोले को लेके जाना मार्केट में, वो आउटडेटेड टाइप का विचार समझा जाने लगा। तो लोग फिर जाते थे और बड़े गर्व के साथ में कैरी बैग मांगते थे दुकानदार से, और अगर कोई दुकानदार कैरी बैग नहीं देता था तो सामान ही नहीं लेते थे। तो फिर कैरी बैग की परंपरा चली, हमारा माइंडसेट चेंज हुआ, हमको कैरी बैग चाहिए।
अब कैरी बैग ने इतना कहर मचा दिया कि प्लास्टिक पोल्यूशन और ये पॉलीथीन और ये रिसाइकल वाला पॉलीथीन और ये सारी बातें होने लगी। अब हम वापस कपड़े के थैले बांटते हैं। बहुत सारे पर्यावरण के संगठन आप देखिए, बिटन मार्केट में, सब्जी मार्केट में कपड़े के थैले बांटते मिलते हैं। अब हम वापस कपड़े के थैलों पे आ गए। अब आप जाओगे वापस डीमार्ट भेजता हूँ आपको, आप जाओगे, अगर आपके पास में थैला नहीं है, उनसे थैला लोगे तो 25 रुपये आपसे लेगा, फ्री थैली देना और खास करके पॉलीथीन देना तो बंद ही हो गया, बैन के कारण भी और उनकी अपनी समझ के कारण। तो कहने का मतलब है कि माइंडसेट चेंज हुआ। तो ऐसी बहुत सारी चीजें पर्यावरण की समस्याएं हैं। गर्मी ज्यादा हो रही है, ज्यादा हो रही है तो ये ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जिनको हम अपने माइंडसेट को बदल के हम उससे काफी हद तक उसको सुलझा सकते हैं। अब वापस उसी प्रश्न पे आते हैं जो मैंने आप सभी प्रश्न पूछा कि ज्यादा गर्मी हो रही है। देखिए, ये जो बहुत सारी चीजें हम अप्लायंसेस यूज कर रहे हैं, ये अप्लायंसेस भी हमारे माइंडसेट के बदलने का नतीजा है। जैसे आज से 30 साल पहले हम लगभग इतनी ही गर्मी में घरों में एक पंखे हुआ करते थे और इतनी ही गर्मी में मेरी पीढ़ी के लोग अपने बचपन में बैठा करते थे और उसमें उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती थी। थोड़ी बहुत समस्याएं होती थी, अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो हमारे शरीर की कार्य प्रणाली बदलती है, हमारी एफिशिएंसी कम होती है, हमारे विचार कंसंट्रेट नहीं कर पाते। लेकिन इतनी गर्मी को हम लोग उस समय सह लेते थे। क्यों सह लेते थे? क्योंकि हमारा माइंडसेट वैसा था। अब हमारा माइंडसेट क्या हो गया है कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा अगर टेम्परेचर होता है तो हम बिल्कुल भी उसको झेल नहीं पाते। तो थोड़ा सा, और इसका एक साइंटिफिक टर्म होता है जिसको हम लोग कहते हैं थर्मल कंफर्ट। तो हमने अपना थर्मल कंफर्ट का लेवल जो है वो बदल दिया। पहले जो हमारा थर्मल कंफर्ट 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाता था, वो थर्मल कंफर्ट अब हमने नीचे लाके 25 डिग्री पे सेट कर दिया। तो हमारा माइंडसेट ऐसा है कि जैसे ही गर्मी शुरू हुई, पसीना आने लगा, गर्मी होने लगी, थोड़ी देर तक बैठे, फिर उसके बाद ऐसा लगता है कि वो किसी ठंडी जगह पे जाएं या जहाँ हवा चल रही वहाँ जाएं। तो ये माइंडसेट जब तक नहीं बदलेगा हमारा, तब तक हम बहुत सारी पर्यावरण की समस्याओं से छुटकारा नहीं पा सकते। और जैसा कि आप जैसे जो रचनात्मक कार्यों में लगे हुए हमारे युवा साथी हैं, ये इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। और उसके लिए हमको ये करना पड़ेगा कि जो भी चीज़ हम अपनाना चाहते हैं वो अपने ऊपर से अपनाना शुरू करें। जब हम खुद करेंगे, और ये मंत्र हमें किसने दिया था कि जो कुछ करना हो पहले स्वयं करिए, फिर दूसरों को उदाहरण दीजिए। महात्मा गांधी। महात्मा, बहुत बढ़िया। तो महात्मा गांधी ने अपनी जो जीवन शैली अपनाई थी, वो बिल्कुल आज के दौर में जो यूनाइटेड नेशंस ने सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल के लिए कहा है, वो आज से 70-80 साल पहले हमारे महात्मा गांधी जी ने अपनाई थी। बहुत सारी कहानियां महात्मा गांधी के बारे में हैं। जैसे उनके पास जो पत्र आते थे, आजकल आप किसी बड़े आदमी का पत्र देखेंगे, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति का, तो उनका एक लेटर हेड होता है, अच्छे से पेपर का मोटा सा कागज होता है, लेटर हेड प्रिंटेड आता है। महात्मा गांधी के पास में जो पत्र आते थे, तो आपके पास कोई लेटर आया, अब तो लेटर आते ही नहीं है, आजकल तो ईमेल और मैसेज आते हैं। लेकिन अगर कोई लेटर आया आपके पास में, तो आप उसको देखिए, एनवेलप को आप खोलेंगे तो अंदर से कोरा होता है। तो वो उस एनवेलप को खोल लेते थे, अंदर से प्लेन होता था, उस पर पेंसिल से वो चिट्ठी लिखते थे। और उस समय हमारा देश अंग्रेजों के गुलाम था, आपको मालूम है। तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे गांधी जी के टाइम में? विंस्टन चर्चिल। यस, विंस्टन चर्चिल थे जो उस समय। और किंग कौन थे? क्वीन। बहुत बढ़िया। तो उस समय जब वो चिट्ठी लिखते थे विंस्टन चर्चिल को, तो उसी लिफाफे के पीछे वाले हिस्से में पेंसिल से चिट्ठी लिखते थे। और पूरे विश्व के 36-38 देशों का एक प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल हुआ करते थे, क्योंकि इतने देशों पे इंग्लैंड का कब्जा था।
वो उस चिट्ठी को बड़े महत्व के साथ पढ़ते थे। ऐसा नहीं कि ये पीछे लिख के आई तो फेंक दिया जाए। और उसमें लिखी हुई एक एक बात का पूरा इंग्लैंड उससे मतलब पूरा राजतंत्र उनका हिल जाता था उस लिफाफे के पीछे लिखी हुई चिट्ठी से। तो कहने का मतलब ये कि अगर हमारी बातों में, हमारे वक्तव्य में, हमारे कृतित्व में अगर वजन है तो फिर हम कैसी भी लाइफ स्टाइल अपनाएं, लोगों को उसको समझना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा हमारी बात। तो ये हमारा सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल का जो संदेश है, जो लाइफ इनिशिएटिव है, उसके लिए ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो अब कुल मिला के जो 2-3 चीज़ें निकल के सामने आई हैं वो ये हैं कि जितना पोल्यूशन हो रहा है उसके लिए हम ही जिम्मेदार हैं, कोई फैक्ट्री जिम्मेदार नहीं है। ठीक है, तो अब जब निबंध लिखेंगे, राइट एन एसे ऑन एनवायरमेंटल पोल्यूशन, तो हमारी लाइन बदल जाना चाहिए। तो पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ ये हो गई कि जितनी भी चीज़ें हम उपयोग कर रहे हैं उसके बारे में जानने की कोशिश करें, जिज्ञासा पैदा करें कि ये चीज़ आई कहाँ से। ये घर बना तो इसमें सीमेंट लगा, तो सीमेंट बना कैसे होगा, कहाँ से कैल्शियम कार्बोनेट खुद के निकाला होगा, कहाँ से क्या क्या प्रोसेस की गई होगी वो पता रहे, रेत कहाँ से आई होगी, ये सारी चीज़, जो चीज़ें हमारे डेली यूज़ की जो कमोडिटीज़ हैं वो कैसे पैदा हुई होंगी। तो जब हमें ये पता लगेगा कि कैसे पैदा हुई, तो फिर हम उसका उपयोग न्यायपूर्ण तरीके से करेंगे, जुडिशियसली करेंगे, उतना करेंगे जितना हमको ज़रूरी होगा, हम उसको वेस्ट नहीं करेंगे। तो ये हो जाएगी एक चीज़। तीसरी चीज़ ये है कि अगर इस तरह का कोई हमको ऐसा लगता है कि हमारी लाइफ स्टाइल में कोई ऐसी चीज़ है जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही है, तो उसका उपयोग हम कम से कम करना शुरू करेंगे। और एक बार अगर हमने वो चीज़ ले ली है तो फिर हम उसका मैक्सिमम उपयोग करना चाहिए। अब देखिए कार्बन एमिशन शुरू हो गया तो अब कार्बन एमिशन में हमारा योगदान, अब ये जो कार्बन एमिशन हो रहा है, बस आखिरी बात करते हैं, ये जो कार्बन एमिशन हो रहा है इसको रोकने के एक उपाय तो ये है कि कार्बन का उत्पादन कम हो, लेकिन बहुत हद तक हम कम कर सकते हैं, पूरी तरीके से बंद नहीं कर सकते। तो उसका दूसरा उपाय क्या है कि जो कार्बन निकल रहा है इसको कैप्चर कर लिया जाए। ठीक है ना, इसको ऐसे कैप्चर कर लिया जाए ताकि ये कहीं पे ट्रैप होकर रह जाए, एटमॉस्फेयर में ना जाए। तो उसके लिए क्या किया जाए, थोड़ी बेसिक बायोलॉजी पढ़ी होगी स्कूल में तो याद कर, फोटोसिंथेसिस पढ़ा है सबने पढ़ा। किन किन चीज़ों से होता है फोटोसिंथेसिस? वाटर एंड ग्लूकोज, सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट्स पे तो होता ही है, प्लांट्स में तो होता ही है, अपन लोग तो नहीं कर सकते फोटोसिंथेसिस। हो सकता है 100 साल बाद ऐसा कोई क्लोरोफिल हमारे स्किन में डाल दे साइंटिस्ट की, हम भी करने लगे। अभी तो प्लांट करते हैं। तो प्लांट क्या क्या यूज़ करते हैं फोटोसिंथेसिस में? वाटर, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने में ट्रीज की, प्लांट्स की बहुत बड़ा रोल है। इसीलिए कहा जाता है आपको कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, ताकि जितना कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है वो पूरा का पूरा हम एब्जॉर्ब कर सकें। तो एक बार कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के द्वारा किसी पेड़ में आ गया तो पेड़ तो हो गया 100 साल का, तो वो कार्बन उसके अंदर ब्लॉक हो गया 100 साल तक। ठीक है, फिर उसके बाद पेड़ काट के आपने फर्नीचर बना लिया, टेबल चेयर बना ली, तो 20-25 साल तो फर्नीचर चल जाएगा। फिर इसके बाद जब ये डिकम्पोज होना शुरू होगा नेचर में, लकड़ी जब सड़ने शुरू होगी तब वापस कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। मतलब आपने 200 साल तक के लिए अगर पेड़ लगा दिया तो कम से कम 200 साल के लिए आपने कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रैप कर। तो ज़्यादा पेड़ लगाने के लिए जो संदेश दिया जाता है उसके पीछे यही रीज़न है कि कार्बन डाइऑक्साइड को हमको किसी तरीके से ट्रैप करना। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें थी जो आपसे मैं डिस्कस करना चाह रहा था, और मेरे ख्याल से समय भी काफ़ी हो गई। आपके कुछ प्रश्न हो तो बताइए।
अच्छा रहा। लाइट भी उतनी देर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि सब लोग गाने सुन रहे थे, लाइट आने के बाद कंफर्ट